नमस्कार, आप देख रहे हैं योर मनी। मैं हूं कविता थपलियाल और आज हमारा फोकस है आपके इंश्योरेंस पर। बताएंगे आपको कि कैसे इंश्योरेंस में निवेश करने से आपको बचना चाहिए, साथ ही टर्म प्लान विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम में कितना फायदा होता है, इस पर होगा हमारा फोकस। साथ ही इंश्योरेंस में निवेश से कितना नुकसान, इस पर करेंगे विस्तार से बात। और साथ ही सबसे फायदेमंद मेडिकल पॉलिसी कौन सी है, ये भी आपको बताएंगे शो में आगे। और आज हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हैं सिक्योर नाउ इंश्योरेंस ब्रोकर के अभिषेक बोंदिया। अभिषेक, आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं। और आज जैसे कि हमारा फोकस आपके इंश्योरेंस पर है, तो हमारे पहले दर्शक हरजीत सिंह जुड़ रहे हैं। नमस्कार हरजीत जी, कहां से बोल रहे हैं, क्या सवाल है आपका? मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ। हाँ जी। 25 ईयर्स का मेल एनआरई मेरा बेटा है, उसके लिए टर्म प्लान लेने के लिए कौन सी पॉलिसी अच्छी रहेगी? आपका 25 साल का एनआरआई बेटा है। मुझे बताइए कि आपका जो बेटा है उसकी ईयरली इनकम क्या है? ईयरली इनकम वो एनआरआई है 3 लाख रुपीज पर मंथ। ठीक है। और आर्थिक तौर पर कोई निर्भर है उनके ऊपर परिवार में? नहीं, ठीक है, चलिए बताते हैं कि कौन सा टर्म प्लान आपके बेटे के लिए सही होगा। तो अभिषेक जी, हरजीत जी अपने बेटे के लिए सवाल पूछना चाहते हैं, जो कि एक एनआरआई है, 3 लाख रुपए हर महीना कमाता है और एक टर्म प्लान चाहिए। 25 साल की उम्र है। बहुत अच्छी बात है, टर्म प्लान कंसिडर कर रहे हैं। सही फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो वो सही मायने में एक टर्म प्लान ही होता है। इनकी उम्र भी कम है, तो मेरे ख्याल से प्रीमियम भी इनको काफी कम पड़ेगा। लेकिन कितना कवर होना चाहिए और कवर के साथ साथ क्या क्या बातें इन्हें ध्यान में रखनी चाहिए टर्म प्लान लेने से पहले? देखिए कविता जी, जैसे कि उन्होंने बताया कि उनका मासिक आय करीबन 3 लाख रुपए है, तो जैसे हम जो आमतौर पर सलाह देते हैं कि व्यक्ति की जितनी भी सालाना आय है उससे कम 10 गुना वो अपना टर्म कवर ले। तो इनके लिए करीबन वो अमाउंट बनेगा करीबन 3.5 करोड़ रुपए। तो उनको 3.5 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। जो आपने दूसरा सवाल पूछा कि टर्म इंश्योरेंस लेते हुए अपने को किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, उसमें सबसे जो 2 चीज अहम है वो है एक तो कंपनी का चयन और दूसरा प्रीमियम। कंपनी के चयन में किसी भी कंपनी जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 90% से कम है, मैं उन कंपनीज को रेकमेंड जनरली नहीं करता। क्लेम सेटलमेंट रेशियो वो हुआ कि अगर 100 क्लेम उनके पास आए तो कितने क्लेम उन्होंने पास किए। तो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 95% से ऊपर है। सो अगर आपको प्रीमियम बराबर मिले तो जिस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा हो, मैं उसको सजेस्ट करूंगा लेने के लिए। अच्छा अभिषेक जी, क्लेम सेटलमेंट रेशियो का जिक्र चूंकि आप कर रहे हैं, तो कई बार हमने ये भी देखा है कि क्योंकि जानकारी ठीक तरह से डिस्क्लोज नहीं की जाती है पॉलिसी खरीदने वाले की तरफ से, उस बात का भी असर पड़ता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो पर। तो मुझे बताइए कौन कौन सी जानकारियां देना बहुत जरूरी है, कौन कौन सी चीजें पूछी जाती हैं जब आप कोई टर्म प्लान लेना चाहते हैं? तो ये बहुत ही अहम मुद्दा है कविता जी। अगर आप अपने प्रपोजल फॉर्म में कुछ भी गलत बताते हैं तो उसका सीधा जो इम्पैक्ट होता है वो आपके क्लेम पे आ सकता है। अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन छुपाते हैं तो आपका क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। कुछ चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण होती है इंश्योरेंस कंपनी के लिए, वो है एक तो आपकी सही उम्र, आपका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड, आपने कभी स्मोकिंग किया है कि नहीं किया है, कभी आपने अल्कोहल कंज्यूम किया है कि नहीं किया है, अगर किया है तो कितना, आपकी हाइट, आपकी वेट। ये 4-5 क्राइटेरिया ऐसे हैं जिसकी वजह से प्रीमियम में काफी अंतर पड़ता है। दूसरी चीज, उनको आपकी जितनी भी हेल्थ हिस्ट्री है, पिछली हेल्थ हिस्ट्री, वो आपको पूरा डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर क्लेम के टाइम पे उनको हल्का सा भी शक हुआ और अगर क्लेम पॉलिसी लेने के कुछ जल्दी आ जाता है, तो वो जरूर एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं उस क्लेम के ऊपर। तो अगर उनको शक हुआ कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन पहले छुपाई हुई थी, तो उससे आपके क्लेम पे फर्क पड़ सकता है।
बिल्कुल, तो यहाँ पर जो आपको रेकमेंड की जा रही है आपके बेटे के लिए हरजीत जी, वो है टाटा AIA और 3.5 करोड़ का जो है आपको टर्म कवर हम यहाँ पे रेकमेंड कर रहे हैं। साथ ही अभिषेक जी, हम इंश्योरेंस की बात कर ही रहे हैं तो ई इंश्योरेंस का जिक्र करना यहाँ पर बहुत जरूरी होगा। कैसे अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज को हम डीमैट फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, ये जो पॉलिसी होल्डर है वो किस तरह की पॉलिसी को ई इंश्योरेंस में तब्दील करे और ये कैसे होता है, पूरी प्रक्रिया क्या है, ये समझाएं। कविता जी, एक ये नया चलन है ई इंश्योरेंस का। जैसे कि काफी साल पहले स्टॉक मार्केट में जितने भी शेयर्स थे वो डीमैट हो गए थे। IRDA का ये नया इनिशिएटिव है जिसमें वो जितने भी हमारे पॉलिसी कॉपीज हैं उसको भी वो चाह रहे हैं कि वो डीमैट हो जाए। इसकी वजह से जितने भी पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको काफी फायदा होगा। उनको कोई हार्ड कॉपी पॉलिसी रखने की जरूरत नहीं है। एक डीमैट अकाउंट जो खोलेंगे जिसको ई इंश्योरेंस अकाउंट कहते हैं, तो उसमें वो किसी भी कंपनी से अगर इंश्योरेंस लेते हैं तो वो उसको एक ही अकाउंट से देख सकते हैं, एक ही अकाउंट से उसको पूरा मैनेज कर सकते हैं। इसको खोलने का, एक ई इंश्योरेंस अकाउंट खोलने का तरीका बहुत सिंपल है। जब भी आप कोई नई पॉलिसी लेते हैं तो उस टाइम पे आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी को बाकायदा बता सकते हैं कि मेरे को ई इंश्योरेंस अकाउंट खोलना है और मेरे को पॉलिसी डीमैट फॉर्म में चाहिए। वो आपको एक अलग फॉर्म देंगे। आपकी जो भी KYC डिटेल्स हैं, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, एड्रेस और ID प्रूफ के हिसाब से वो आप उसमें अटैच करते हैं और आपका एक ई इंश्योरेंस अकाउंट खुल जाता है। ये आपको निःशुल्क मिलता है। तो पॉलिसी होल्डर को नहीं लेने का इसके अंदर बहुत लिमिटेड रीजंस हैं, उनको लेना चाहिए ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अगले दर्शक की ओर। चिराग हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार चिराग, आज इंश्योरेंस पर हमारी खास पेशकश है, तो आपका इंश्योरेंस से जुड़ा जो सवाल है आप वो पूछ सकते हैं। मैडम, मेरे को एक टर्म इंश्योरेंस लेना है। ओके। हाँ जी मैडम, तो मैंने 3-4 कंपनियों का कंपेयर किया था, एक HDFC, एक ICICI और एक अवीवा का किया था और एक एगोन का। ओके, आपकी कंपैरिजन की बेसिस क्या है? हाँ जी, कंपैरिजन आपने किया है, इन तमाम नामों को आपने शॉर्टलिस्ट किया है चिराग, तो आपने किस बेस पर तुलना की है? मैडम, एक तो जो एगोन का है वो ज्यादा एज कवर कर रहा है। ओके। मतलब 75 ईयर तक। ओके। बाकी जो करते हैं वो 69 या 65 तक करते हैं। तो आप क्रिटिकल इलनेस राइडर तक इंक्लूड करो उनमें। राइट, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप क्या चाहते हैं टर्म प्लान में से? मैम, टर्म प्लान में मैडम एक तो मेरे को एक्सीडेंटल राइडर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक्सीडेंटल राइडर और क्रिटिकल इलनेस राइडर टर्म प्लान में लूं या अलग से लूं? ओके। और आपकी ईयरली इनकम क्या है? मेरी ईयरली इनकम मैडम अराउंड 5 लाख होगी। 5 लाख से अबव ही होगी, कम नहीं होगी। परिवार में आर्थिक तौर पे कौन कौन निर्भर है? अभी तो मैडम मैरिज नहीं हुई मेरी। क्या उम्र है आपकी? मैम, मैं 29 ईयर। मैंने कुछ दिन पहले भी कॉल किया था आपको। अच्छा, कुछ दिन पहले ही बात हुई। हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो चलिए, तो बताते हैं कि बैंक में लगा हुआ हूँ, ओरिएंटल बैंक में। ओके, ठीक है। तो आपने जो नाम शॉर्टलिस्ट किए हैं इनमें से कौन सा बेस्ट है, और साथ ही क्या आपको एक्सीडेंटल राइडर लेना चाहिए, क्रिटिकल इलनेस राइडर लेना चाहिए टर्म प्लान के साथ या नहीं, हमारे एक्सपर्ट से पूछते हैं। अभिषेक, एक बहुत अच्छी बात यह है कि अब शायद लोगों को समझ में आ रहा है कि जरूरी फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस की हम बात करें तो एक टर्म कवर आपके पास होना अनिवार्य है और साथ ही एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होनी जरूरी है। काफी यंग दर्शक जो है इस तरह की जागरूकता रखते हैं अब, और सवाल भी हमसे पूछ रहे हैं। चिराग, एक बार फिर से हमारे एक यंग दर्शक हैं और इन्होंने काफी रिसर्च भी की है, हालांकि इनकी रिक्वायरमेंट सुनकर आप क्या सलाह देंगे मुझे ये बताइए। चिराग, जैसे कि हमने पिछले दर्शक को भी रेकमेंड किया था कि आपका जो टर्म कवर है वो कम से कम 10 से 12 गुना ज्यादा होना चाहिए आपकी ईयरली इनकम से, तो आप उतना कवर ले सकते हैं। लेकिन अभिषेक बताइए एग्जैक्टली कितने का कवर ये ले, और जो इन्होंने कंपनियां शॉर्टलिस्ट की हैं उनमें से इनके लिए सही कौन सी है और क्यों है? कविता जी, चिराग जी एकदम सही दिशा पे हैं। जिस हिसाब से वो रिसर्च कर रहे हैं वो एक अच्छी कंपनी का उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है। जो कंपनी उन्होंने शॉर्टलिस्ट की है उसमें वो HDFC, ICICI और एगॉन, इन तीनों में से कोई भी कंपनी का चयन कर सकते हैं। इनका क्लेम सेटलमेंट रिकॉर्ड इन तीनों का एक्चुअली 95% के ऊपर है, तो जो कि एक अच्छा क्लेम सेटलमेंट ट्रैक रिकॉर्ड माना जाएगा।
इन तीनों में से जो इनको सबसे किफायती प्रीमियम मिले वो अपने सम एश्योर्ड के हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से वो देख सकते हैं। मैं इनको सजेस्ट करूंगा, इन्होंने बताया इनकी इनकम करीबन 5 लाख है साल की, ये यंग हैं अभी, तो कम से कम मिनिमम ये 50 लाख रुपए का कवर जरूर लें। जो इनका दूसरा सवाल था कि ये एक्सीडेंटल राइडर इसमें ले कि ना ले, तो उसमें मैं सजेस्ट करूंगा कि एक्सीडेंटल राइडर टर्म इंश्योरेंस के साथ ना लें। एक्सीडेंटल पॉलिसी अगर ये अलग से लेते हैं किसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी से, जैसे कि एक टाटा एआईजी है, बजाज अलियांज है या आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड है, तो इनकी जो एक्सीडेंट पॉलिसी होती है इसमें एक्सीडेंटल डेथ के अलावा परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी और परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी भी कवर्ड होती है। और उनकी जो डिसेबिलिटीज जो कवर्ड होती हैं उसका रेंज टर्म इंश्योरेंस की डिसेबिलिटी कवर से काफी ज्यादा और किफायती होता है। तो टर्म इंश्योरेंस के साथ डिसेबिलिटी ये मिक्स ना करें, ये दोनों अपने में अनिवार्य इंश्योरेंस है, दोनों अलग अलग लें। तीसरा जो पहलू उन्होंने पूछा क्रिटिकल इलनेस कवर के बारे में, तो उसमें इनको 2 चीज का ध्यान रखना है, इनफैक्ट 3 चीज का ध्यान रखना है। नंबर 1, क्रिटिकल इलनेस में वो जब प्लान्स की तुलना करें तो देखें किस प्लान में सबसे ज्यादा इलनेस कवर्ड है। कुछ जनरल इंश्योरेंस कंपनी जैसे कि अपोलो म्यूनिक की क्रिटिकल इलनेस प्लान्स में 25 से भी ज्यादा क्रिटिकल इलनेस कवर्ड है। लाइफ इंश्योरेंस के साथ जो प्लान्स मिल रहे हैं उनमें नंबर ऑफ क्रिटिकल इलनेस काफी कम है, तो उसकी वजह से स्टैंड अलोन प्लान का पल्ला थोड़ा सा भारी रहता है। दूसरी चीज जो उनको चेक करना है टर्म इंश्योरेंस के साथ, काफी बार क्रिटिकल इलनेस का बेनिफिट 2 तरीके से दिया जाता है, या तो वो एक्सिलरेटेड या वो स्टैंड अलोन। एक्सिलरेटेड में क्या होता है, आपका जो टर्म इंश्योरेंस का कवर का जो सम एश्योर्ड है वही अमाउंट आपको पार्ट पेमेंट में पहले मिल जाता है। तो इसेंशियली अगर आपका 1 करोड़ रुपए की पॉलिसी है और आपने 10 लाख क्रिटिकल इलनेस लिया, तो क्रिटिकल इलनेस का क्लेम आने के टाइम पे आपको 10 लाख रुपया इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, पर आपका जो बेस सम एश्योर्ड है टर्म इंश्योरेंस का वो 10 लाख से कम होके सिर्फ 90 लाख रुपए रह जाएगा। जब बाकी अगर आप स्टैंड अलोन क्रिटिकल इलनेस लेते हैं तो आपको ये तकलीफ नहीं आती है, आपका टर्म इंश्योरेंस का सम एश्योर्ड इंटैक्ट रहता है। तो चिराग यहाँ पर तीसरी चीज जो उनको कंसिडर करना है, जी बिल्कुल, तो यहाँ पर अपनी हेल्थ से आप कोताही नहीं बरत सकते हैं, लिहाजा एक स्टैंड अलोन कवर लेने में ही समझदारी है। चिराग, फिलहाल अपने लिए आप एक टर्म कवर लीजिए और उसके बाद आगे चलकर आप चाहें तो एक्सीडेंटल और पर्सनल एक्सीडेंटल कवर भी ले सकते हैं, क्रिटिकल इलनेस कवर भी ले सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर अलग पॉलिसी के तौर पर ये दोनों पॉलिसीज लेनी होगी, ना कि राइडर की तरह। रुकते हैं इसी नोट पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्योर मनी में आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं हमारे अगले दर्शक कृष्ण कुमार से फोन लाइन पर। नमस्कार, कहां से बोल रहे हैं आप? हाँ मैम, गुड इवनिंग, मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ। गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? आपकी उम्र क्या है? मैंने आपको ईमेल भेजा है मेरा पोर्टफोलियो का। ओके। मैं ये पूछ रहा था, जैसे मैं ये अभी कर रहा हूँ सारी, मतलब क्या ये सही है या कुछ इसमें बदलाव करना चाहिए? कृष्ण कुमार जी, आज हमारा फोकस इंश्योरेंस पर है, तो हम आज उसी से जुड़े आपके सवाल लेंगे। आप 27 साल के हैं, मुझे बताइए आपने सरल जीवन में पैसे लगाए हैं, कब लगाए ये सरल जीवन मैडम 2013 से लगाए थे मैंने, मई 2013 से। और आपको किसी एजेंट ने बेची थी ये? हाँ जी मैम, ये क्या मैडम, जॉब लगते ही वो कोई रिलेटिव ने पकड़ लिया और उन्होंने सरल जीवन कर दिया। बिल्कुल। LIC की जो मनी बैक पॉलिसी है उसका भी ऐसा ही हुआ? हाँ यस मैम, उसका भी ऐसा ही हुआ। ठीक है। और PPF में आप डालते हैं पैसा 5000 रुपए हर महीना, और टर्म कवर नहीं है आपके पास, हेल्थ कवर है? हेल्थ कवर भी नहीं है मैम, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, इसलिए मैंने अभी मुझे कंफर्म नहीं है कि मैं लूँ या ना लूँ। ठीक है। और बाकी आपने SBI ब्लू चिप फंड, रिलायंस स्मॉल कैप में पैसे लगाए हुए हैं, एक्सिस मिड कैप फंड में पैसे लगाए हुए हैं, कोई भविष्य का लक्ष्य नहीं है? हाँ जी मैम। क्यों? बस मैम अभी कोई डिसाइड ही नहीं किया कि कुछ भी अमाउंट वगैरह से कुछ नहीं है, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म के लिए कर सकता हूँ इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म मैं समझू 10 साल कम से कम? हाँ जी, 10 से 20 साल के लिए मैं कर सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम। कृष्ण कुमार जी, आपको पता आपने गलती क्या की है? समझ में आ रहा है? हाँ, क्या गलती की है? नहीं मैम, आप बताइए मैम। आपने जो जरूरी फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस है ना, उसको छोड़कर बाकी सब जगह पैसे लगा दिए हैं। सबसे ज्यादा आपके पैसे जा रहे हैं फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में, जहां पर आपको रिटर्न फिक्स्ड मिलेगा।
है ना, जहां पर आपको बाजार में आ रहे उतार चढ़ाव से फायदा मिल सकता है, उसका फायदा आप नहीं उठा रहे हैं। आपने सरल जीवन में लगा दिए हैं पैसे और आपने मनी बैक पॉलिसी भी ले ली है। पीपीएफ आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, लेकिन इन दो इंश्योरेंस स्कीम्स को लेकर आपको क्या करना चाहिए, उसकी सलाह हम लेते हैं। अभिषेक जी, जैसा कि इन्होंने भी कहा कि किसी एजेंट ने, रिलेटिव थे इनके, जिन्होंने इन्हें ये पॉलिसी बेच दी है। अब ये क्या करें? मेरे ख्याल से 3 साल हो चुके हैं दोनों ही पॉलिसी में। श्योर कविता जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। हाँ, अपनी इन्वेस्टमेंट को और अपनी सोशल लाइफ को अलग रखना चाहिए। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा सा और सीरियसली कंसिडर करें तो आपकी उम्र में आपको इक्विटी एक्सपोजर थोड़ा सा और ज्यादा रखना चाहिए। ये जो पॉलिसीज आपने ली हैं, जीवन सरल, ये एक एंडाउमेंट पॉलिसीज हैं। इनमें जो आपको एक रिटर्न मिलेगा वो जनरली देखा गया एंडाउमेंट प्लान्स में 4% तक का रिटर्न आता है, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न नहीं है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन भी लंबा है और आपकी उम्र भी कम है। आप एक इक्विटी ओरिएंटेड फंड में लगा सकते हैं। अगर आपको इंश्योरेंस के थ्रू इन्वेस्ट करना है तो आप एक यूलिप प्लान को कंसिडर कर सकते हैं। HDFC लाइफ में भी अभिषेक जी, इनका नजरिया कम से कम 10 से 20 साल का होना चाहिए। यूलिप भी शॉर्ट टर्म में लेके कोई फायदा नहीं है, और यूलिप के बजाय क्या आप उनको ELSS रिकमेंड करना चाहेंगे यहाँ पर? ELSS भी एक अच्छा स्कीम है। कोई भी अगर आप एक इक्विटी ओरिएंटेड प्लान लेते हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख के आप उसको शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। ELSS के थ्रू अगर वो टैक्स सेविंग प्लान ले तो उनको 80C के अंदर भी फायदा हो सकता है, जो कि इंश्योरेंस में भी अवेलेबल है, तो उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो एक अच्छा ऑप्शन है उनके लिए। तो अभी दोनों ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पॉलिसीज में से ये पैसे निकाल लें, रुक जाएं? देखिए, इन सारे प्लान्स के अंदर जो सरेंडर चार्ज होंगे वो काफी हाई होगा, तो उनको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि उनका कितना उन्होंने प्रीमियम ऑलरेडी दे दिया है और उनको सरेंडर चार्जेस क्या मिल रहे हैं। इस दुविधा से उनको निकल के ही एक डिसीजन लेना पड़ेगा। बट जनरली मैं लोगों को यही सलाह देता हूं कि एंडाउमेंट प्लान से वो जितनी जल्दी निकल पाए उतना उनके लिए अच्छा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में उनको एंडाउमेंट प्लान में नुकसान ही है, फायदा नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर आप कृष्ण कुमार जी सरेंडर वैल्यू देखिए, अगर वो बहुत ज्यादा नहीं है तो आप समय रहते इन दोनों ही प्लान से निकल जाइए और म्यूचुअल फंड में अपने निवेश को आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन वो म्यूचुअल फंड फिलहाल आपने क्योंकि कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है, तो हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि अपने गोल्स को डिफाइन कीजिए, उनको एक समय की अवधि दीजिए और योर मनी को अपना सवाल एक बार फिर से भेजिए। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। योर मनी में अब लेते हैं आखिरी दर्शक का सवाल, और अभिजीत का सवाल यहाँ पर हम लेना चाहेंगे, जिन्होंने ईमेल के जरिए अपना सवाल हमसे पूछा है। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है इनका। अभिषेक जी, इन्होंने LIC न्यू बीमा गोल्ड पॉलिसी ली हुई है। फिलहाल समझना चाहते हैं कि इस पॉलिसी में से निकल जाए या इसमें बने रहें या नहीं। 4 प्रीमियम ये भर चुके हैं, 20 साल का इनका लगभग टर्म है, और इन्होंने ये एक मनी बैक पॉलिसी है, जानते हैं ये 1 लाख का इनको मनी बैक पॉलिसी का अमाउंट भी मिला, जिसके बाद इन्होंने प्रीमियम भरना बंद कर दिया है। अब पूछ रहे हैं कि क्या इन्होंने जो प्रीमियम भरना बंद कर दिया है वो अच्छा निर्णय है या नहीं, और साथ ही क्या इसकी बजाय ये म्यूचुअल फंड में अपने पैसे लगाएं या RD करें, सही विकल्प क्या होगा? ये कह रहे हैं कि अगर ये पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो ये लगभग 40 से 50 हजार रुपए का इनको घाटा हो जाएगा। ये पॉलिसी क्या है, इसके फीचर्स क्या है, आप ये बताइए सबसे पहले। कविता जी, ये एक मनी बैक पॉलिसी है, एंडाउमेंट बेस्ड पॉलिसी है, जो कि अब डिसकंटिन्यू हो गई है LIC के थ्रू। इसमें जनरली रिटर्न 4% से ऊपर नहीं मिलता बंदे को। इवन 20 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन के बाद भी अगर आपको 4% के अराउंड रिटर्न मिले तो कोई खास रिटर्न नहीं माना जाता। तो जनरली इस पॉलिसी में ये फीचर्स थे कि हर कुछ टाइम के बाद आपको पॉलिसी का एक परसेंटेज ऑफ सम एश्योर्ड आपको कैशबैक मिल जाएगा, और पॉलिसी के मैच्योरिटी पे आपको जितना आपने प्रीमियम दिया माइनस जितना आपको ऑलरेडी मिल गया है, उसके अलावा कुछ लॉयल्टी एडिशंस मिलेंगे। अगर आप इन सबको पूरा एक फॉर्मूले में डालें तो आपको 4% से ज्यादा का रिटर्न नहीं आता। मैं इनको ये रेकमेंड करूंगा कि इनके सरेंडर चार्जेस हाई तो हैं और इनको इस असमंजस से निकलना पड़ेगा।
लेकिन अगर ये आगे का 15-20 साल का होराइजन लेके चलें तो इनके लिए बेहतर यही होगा कि ये पॉलिसी को सरेंडर करें और अपने जितनी भी फ्यूचर प्रीमियम है उसको किसी म्यूचुअल फंड में, लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड में लगाएं तो वो उनके लिए एक बेहतर रिटर्न दे सकता है। एब्सोल्युटली, लेकिन मेरे ख्याल से अभिजीत की तरह ऐसे कई सारे दर्शक होंगे जो सरेंडर वैल्यू को समझते नहीं है। कैसे हम ये सिंप्लीफाई करें और समझाएं दर्शकों को कि कैसे कैलकुलेट करें ये वैल्यू और समझें कि आपको कितना नुकसान हो रहा है, कितना नहीं। देखिए कविता जी, सरेंडर वैल्यू यूलिप प्लान में और एक एंडोमेंट प्लान में अलग अलग से निकलती है। यूलिप प्लान में सरेंडर वैल्यू बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। उसमें 5 साल के बाद जो भी आपका फंड का वैल्यू है वो आप अगर प्लान को सरेंडर करेंगे तो पूरा अमाउंट आपको मिल जाएगा। ये यूलिप प्लान का वर्किंग है। एंडोमेंट प्लान के अंदर थोड़ा सा ये एक छुपा हुआ रहता है कि उसका फॉर्मूला क्या है। इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी के साथ साथ आपको एक स्केड्यूल देती है कि जिस साल आप सरेंडर करेंगे उसके बाद आपको कितना मिलेगा। उस शेड्यूल के हिसाब से अपने को चलना पड़ता है, ना कि कोई इसमें कोई फॉर्मूला होता है प्री सेट एंडोमेंट प्लान्स के लिए। नौ सरेंडर वैल्यू में कोई सरेंडर चार्जेस में आपको अपने पॉकेट से कोई पैसे नहीं देने। आपको जो पैसे आपने ऑलरेडी इंश्योरेंस कंपनी से दिए, जो आपने दिए हुए हैं, उसमें से आपको कुछ पैसा वापस मिलेगा सरेंडर चार्जेस कट के। तो आपको अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं, आप ऐसा ना सोचें कि पॉलिसी सरेंडर करने से आपके पॉकेट से कुछ पैसा लगेगा। वो सिर्फ जो आपने पैसा मिलना है इंश्योरेंस कंपनी से वो थोड़ा सा कट के मिलेगा। तो यहाँ पे आपको देखना होगा, आकलन करना होगा कि आप घाटे में हैं या मुनाफे में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी समय निकालकर तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। योर मनी में इतना ही, लेकिन आप भी सवाल पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने नाम के साथ, ट्विटर आईडी पे सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमारे ईमेल आईडी पर अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ अपना सवाल हमें भेजिए mf@moneycontrol.com पर। साथ ही फेसबुक के हमारे पेज पर भी सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।